हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 नए राजाओं का उदय। ये SCERT क्लास 7th की अतीत से वर्तमान भाग 2 बुक की एनालिसिस चल रही है। तो आप सभी यहां से देख सकते हैं। इससे पहले अध्याय 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके अभी एक ही वीडियो आई है, तो जा करके आप उसे कंप्लीट करके अध्याय 2 कंप्लीट कर सकते हैं। और हमने NCERT क्लास 10th के एक बुक ख़त्म कर चुका हूं और 9th क्लास की NCERT जिसमें भारत और समकालीन विश्व भाग 1 हमने समाप्त करने वाले हैं। 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं। तो आप जा करके उस सब चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्जाम को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नए राज्य एवं राजाओं का उदय, ये बिहार SCERT बोर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। शबनम और इमरान दोनों को ऐतिहासिक धारावाहिक देखने का शौक था। ऐसा ही एक धारावाहिक पृथ्वीराज चौहान का दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा था। इस धारावाहियों को देख दोनों के मन में पृथ्वीराज से संबंधित कई प्रश्न उठे, जैसे पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था और उस समय इनके समकालीन और कौन कौन राजा हुए थे, उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति क्या थी। ये सारी चीज़ें को आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये एक कहानी नुमा है, तो शायद आप सभी को भी अच्छे से समझ में आएगा। इस सब चीज़ों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर नीचे इसके प्रश्नों के उत्तर आप सभी को ही देना है। नहीं समझ में आएगा तो आपको वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखना है, बट देखना जरूर है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने देखा कि भारत के पश्चिमी किनारे पर अरबों का आगमन हुआ और उनकी सत्ता स्थापित हुई। इसी समय उत्तरी एवं मध्य भारत के राजनीतिक मानचित्र पर राजपूतों का उदय हुआ। सच तो यह है कि गुप्त वंश के पतन के बाद 7वीं से 12वीं सदी के बीच एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। राजनीति के क्षेत्र में टूट की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। समय समय पर हर्ष जैसे शासकों ने एक बड़े भूभाग पर शासन करने का प्रयास किया, परंतु बाद के शासकों को उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। नए राज्यों का उदय। मानचित्र में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि इनमें से कई राजवंश के राजाओं के अधीनस्थ कर्मचारी, सामंत, बड़े भूभाग स्वामी, योद्धा सरदार थे। जब उनके स्वामी कमजोर पड़ गए तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट अधीन दंती दुर्ग ने अपने को शासक के रूप में स्थापित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में मान्यखेत उसकी राजधानी थी। इसे आप मानचित्र 1 में देख सकते हैं। कुछ अन्य शासक जैसे कि गुर्जर, प्रतिहार, संभवतः ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत कार्य छोड़ करके शस्त्र अपना लिया था और मध्य भारत, राजस्थान एवं गुजरात में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था और जिसने अरबों से लोहा लिया। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छा का नाशक बताया गया है। अर्थात ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छा का नाशक बताया गया है। यहाँ हम पढ़ेंगे कि इस वंश का जो महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा लिया था। ग्वालियर परिस्थिति में उसने मलेच्छा का नाशक बताया गया है। फिर हम कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया। ग्वालियर से मिली संस्कृति की एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि आंध्र सैंधव
आंध्र, सैंधो अर्थात सिंध, विदर्भ अर्थात महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग अर्थात उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक युद्ध को पराजित कर दिया था, चक्र युद्ध को। उन्होंने बंग अर्थात बंगाल का हिस्सा, अनर्थ अर्थात गुजरात का हिस्सा, मालवा अर्थात मध्य प्रदेश का हिस्सा, फिरात अर्थात वनवासी, तुरुस्क अर्थात तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को पराजित किया। कुछ उदाहरण ऐसे भी देखने को मिलते हैं, कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां नए शासक उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा चुने गए थे। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल का चयन ऐसे ही हुआ था। तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ भी इसकी पुष्टि करते हैं। खलीमपुर ताम्रपात्र से भी ज्ञात होता है कि अराजकता से तंग आकर के बंगाल की प्रजा ने स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना और इसी के वंशज आगे पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ उदाहरण महिला शासकों का भी है। महिला शासक का सबसे जाना माना उदाहरण कश्मीर की रानी का है, जो दिद्दा अर्थात बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थीं। वो मंत्रियों की सेना की मदद से रानी बनी। ऊपर वर्णित दृष्टांतों से हम समझ सकते हैं कि ये जरूरी नहीं था कि शासक किसी शासकीय परिवार से ही संबंधित हो। अधीनस्थ कर्मचारी कुछ स्थितियों में शासक भी बन सकते थे। अन्य लोग मंत्रियों, सैनिकों, महत्वपूर्ण लोगों के समर्थन से शासक बने और इस काल के इतिहास में 4 राजपूत वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। वे प्रतिहार या परिहार, चौहान या चहमान, सोलंकी या चालुक्य और परमार थे। कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी। सामंत उस समय कई अभिलेखों और किताबों में इस वर्ग के लोगों का जिक्र है। इस वर्ग के लोगों के लिए कई नाम भी प्रचलित थे, जैसे सामंत, राय, ठाकुर, राणा, रावत। आपको याद होगा कि पहले के समय के राजा युद्ध में जब किसी राजा को हराते थे तो उसके पास राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य भी होगा कि 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच के समय में युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस भी मिल जाते थे। बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थीं। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है और वो विजयी राजा के चरणों में रहने वाला सेवक है। विजयी राजा अधिपति कहलाता था और पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। ये दिखाने के लिए कि वो किस राजा का सामंत है, पराजित राजा को अपने नाम के आगे ये बात लिखनी पड़ती थी कि इसका एक उदाहरण पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासामंत महाराजाधिराज श्री क्षतिपाल का शासन था। आपने क्या पाया? आपने पाया होगा कि भोजदेव और क्षतिपाल दोनों के नामों के साथ उपाधियां लगी हैं, पर सामंत की उपाधि राजा की उपाधि से छोटी है और इसी से पता चलता है कि राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। सामंत बनने पर हारे हुए राजा को भी कई शर्तें माननी पड़ती थी। उसे अधिपति के दरबार में समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजनी पड़ती थी। मौके पर उसे खुद अधिपति राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर सामंत को अधिपति राजा की मदद के लिए अपनी सेना भी भेजनी पड़ती थी और इस समय जितने भी छोटे बड़े राजा थे वे सामंत बनने की नीति ही अपनाते थे। भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतीवादी व्यवस्था कहा जाता था। तो सामंतीवादी व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कही जाती थी। राज्यों में प्रशासन, राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान होता था। जैसा कि उनकी बड़ी बड़ी उपाधियां जैसे महाराजाधिराज, राजाओं के राजा और परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन, चक्रवर्तनी अर्थात तीनों भुवनों का स्वामी आदि से बोध होता है।
अभिलेखों तथा तत्कालीन साहित्य में केंद्रीय शासन से संबंध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख है, जैसे संधि विग्राहिक विदेशी विभाग का प्रधान, पट्टालिका अर्थात आर्थिक या राजमंत्री, भंडागारिक अर्थात राजकीय भंडार का अधिकारी, महादंडनायक पुलिस विभाग का प्रधान आदि। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद राजा अपने सामंतों के साथ साथ ब्राह्मणों, किसान, व्यापारी संगठनों के साथ सत्ता की समझदारी करते थे। प्रायः राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था जिसमें किसान, पशुपालक एवं कारीगर आते थे। राज्य की आय के अनेक स्रोत थे, किंतु मूल स्रोत राजस्व ही था, जिसे राजयोग या ऊपरी कर कहा जाता था। सभी उत्पादकों से अपने उत्पाद का एक हिस्सा लगान बना या मान करके वसूला जाता था। व्यापार उद्योग कर भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। किसानों को अपनी उपज का 1/6 तथा 1/3 भूभाग राजस्व देना होता था। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों और किलों के निर्माण में लगाए जाते थे और इन संसाधनों का उपयोग युद्धों में भी होता था। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पात्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। ये ब्राह्मण शासकों के लिए यज्ञ करते थे। वे शासकों के लिए वंशावली भी तैयार करते थे, जिसमें ये दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक किस प्रकार से पुराने वैभवशाली शासक परिवारों से संबंधित है। कन्नौज के लिए संघर्ष। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वो थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपात्र का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो ये बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। आइए अब शुरू करते हैं कन्नौज के लिए संघर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं मगध, पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी ने लंबे समय तक राज किया, किंतु इन सभी का अधिकांश समय आपसी संघर्ष में बीता। इस संघर्ष का अखाड़ा कन्नौज बना। आइए इस पर गौर करें कि कन्नौज आखिर क्यों इनके संघर्ष का केंद्र बना। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ा था कि कन्नौज हर्ष की राजधानी है। कन्नौज हर्ष की राजधानी है। उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। जो इस नगर पर अधिकार कर लेता वो उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। पालों के लिए मध्य भारत, पंजाब और प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। कन्नौज गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी था। तीनों राज इस संघर्ष में लगे रहे और बारी बारी से उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इतिहासकारों ने इसे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है। आप सोच रहे होंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी कौन हुआ। तो कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों शक्तियां परस्पर युद्ध करते करते थक गए थे। वे आपस के युद्धों में इतने व्यस्त हो गए कि उनको यह भी नहीं पता चला कि वे कितने कमजोर हो गए। अतः इन तीनों राज्यों का पतन हो गया और उनकी शक्ति लगभग एक समान थी और वे मुख्यतः विशाल सेनाओं पर निर्भर करती थीं। इन सेनाओं का खर्चा उठाने के लिए आवश्यक स्रोत भी एक समान थे। उनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सैन्य अभियानों में खर्च हो गया और हमेशा संघर्ष में लगे रहने के कारण इनका ध्यान अपने सामंतों से हट गया। अवसर का लाभ उठा करके धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमजोर कर दिया। जब उन पर उत्तर पश्चिम से तुर्क का आक्रमण हुआ तब वे सही ढंग से अपना रक्षा न कर सके और इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहला महमूद गजनवी था। सबसे पहले कौन आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी।
इससे पहले कि आक्रमणों का अध्ययन करें, इस विषय में ये जानना आवश्यक है कि उस समय भारत की राजनीतिक सामाजिक स्थिति क्या थी। उस समय संपूर्ण प्रायद्वीप अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। उत्तरी भारत में हिंदू शाही, कन्नौज, कलिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि कुछ प्रमुख राज्य थे। इनमें कई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था कि उन्हें एक रख करके योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। राजनीतिक एकता के अभाव में सामंती की प्रक्रिया भी जारी रही। एक केंद्रीय राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे बड़े सामंतों का अस्तित्व था। ये सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना, सैनिक शक्ति के द्वारा केंद्रीय सत्ता का कमजोर करने का अवसर तलाश रहे थे। यद्यपि राजपूत उस समय उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे, पर उनकी कुछ अपनी कमजोरियां थीं। राजपूतों में युद्ध को गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया गया था। प्रायः शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में ही युद्ध करने लगे, तत्पर रहते थे। इन राज्यों में बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर के सामना करने की भावना नहीं के बराबर थी। इसके अतिरिक्त दो मुस्लिम राज्य भी थे। मुल्तान का राज्य जिसमें सियों का प्रभुत्व था, और मशूरा जिसमें सिंध का राज्य जिसमें अरब वंशी शासक था। तुर्क आगमन के समय भारत की सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। तात्कालीन समाज में शासक वर्ग, सैनिक, आम जनता में तालमेल का अभाव था। राजा और जनता के बीच दूरी काफ़ी अधिक थी। प्रशासन, सेना के कुछ पदों पर ब्राह्मण राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत होती गई। इसमें एक और तो अन्य वर्ग जात के लोग राज्य के प्रति उदासीन होते गए, और दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति भी उत्तराधिकार के रूप में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करने लगे। समाज का हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता था। देश जैसी व्यापक अवधारणा से आम लोग परिचित नहीं थे। शासकों के बदले जाने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में निम्न वर्ग में संकट के समय राज्य के लिए कुछ कर सकने की भावना नहीं के बराबर थी। इस काल में परंपरागत 4 मुख्य वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त अनेक उपजातियां एवं नई जातियों का प्रादुर्भाव था या हुआ। वर्ण व्यवस्था ने लोगों की विचारधारा को संकुचित कर दिया और उसमें बाहरी आदान प्रदान के लिए स्थान न रहा। जैसा कि तारीख हिंद के लेखक अलबरूनी ने संकेत दिया कि हिंदुओं में ये दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है। ये कथन अलबरूनी ने कहा था। महमूद गजनवी, आइए जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में कि इसकी भारत में क्या स्थिति थी। गजनवी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी। उसके उत्तराधिकारियों में महमूद भी था। वो गजनी को एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था, अतः उसके मध्य एशिया के कुछ भागों में ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से को जीत लेना चाहता। और सन 1010 और 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर थे। इन नगरों में मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन, सोमनाथ थे। इनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, और 1030 में महमूद की मृत्यु हो जाने पर उत्तर भारत के लोगों को राहत मिली, क्योंकि उसके आक्रमण से सामान्य जीवन प्रभावित हुआ। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी, और इसने 1025 में के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर ही आक्रमण किया था। तो इसमें इन नगरों पर आक्रमण करने में जैसे मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ आता है। ये गुजरात का सोम मंदिर इसने अपने धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, इसलिए इन्होंने इस पर आक्रमण किया था। और गजनवी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। ये वहीं एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी,
और वो गजनी को एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। समकालीन इतिहासकारों ने महमूद गजनवी के मध्य आक्रमणों के उद्देश्य का विवरण देते हुए लिखा है कि महमूद भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था, जबकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि महमूद का उद्देश्य भारत में धन लूटना ही था, ताकि इस धन से मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक साधन लुटा सके। आक्रमणों का प्रभाव। महमूद के आक्रमण का प्रभाव भारत पर स्थायी नहीं प्रतीत होता है। उसने भारत में कोई अस्थायी राज बनाने का प्रयास नहीं किया। वो हर विजय अभियान के बाद धन लूट करके वो गजनी वापस लौटता रहा। भारत पर उसने लगभग 17 बार आक्रमण किए और प्रत्येक बार भारतीय राजाओं की सैनिक शक्ति को आघात पहुंचाया, उन्हें पराजित किया। आक्रमण से बाहरी शक्तियों को भारत की राजनीतिक एवं सैनिक दुर्बलता का पता चला और आगे चलकर तुर्क और अफगानों ने कई बार भारत पर चढ़ाई की और एक अस्थायी साम्राज्य की स्थापना में सफल रहे। अपनी नकारात्मक छवि के बावजूद महमूद के आक्रमण ने इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क में योगदान दिया। संस्कृति के संपर्क में योगदान। शाहनामा नामक महाकाव्य का उल्लेख शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी अर्थात शाहनामा नामक महाकाव्य का जो लेखक है फिरदौसी, उसी के संरक्षण में रहा। उसी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी को भारत भेजा था। उसने भारत के संबंध में अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीकाते हिंद लिखी थी। तहकीकाते हिंद लिखी और इस पुस्तक में भारत और यहाँ के निवासियों के सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये तहकीकाते हिंद ये किसकी रचना है और शाहनामा ये फिरदौसी की रचना है। अल-बरूनी जो भारत भेजा और उसने भारत के संबंध में अपनी एक प्रसिद्ध रचना तहकीकाते हिंद लिखा था। महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 150 वर्षों के बाद तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण तुर्की भारत में आरंभ हो गया। इन आक्रमणों का नेतृत्व गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने किया और उसकी इच्छा केवल लूट मार करने की ही नहीं थी, बल्कि वो उत्तर भारत को भी जीत करके अपने राज में मिला लेना चाहता था। मोहम्मद गौरी के अभियान बड़े व्यवस्थित होते थे। उसने यह महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बना करके भारत के भीतरी भाग को नहीं जीता जा सकता, अतः उसने भारत विजय को केंद्र पंजाब को बनाया। पंजाब के विजय फलस्वरूप उसके राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान राज्य की सीमा से स्पर्श करने लगा और 1191 में भटिंडा के निकट तराइन गांव के मैदान में हुए प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ था। अर्थात तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 में गौरी पराजित हुआ। इस पराजय की परवाह किए बिना 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। तराइन की जीत ने उत्तरी भारत के तुर्की राज की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया और गौरी के भारत पर आक्रमण के दूरगामी परिणाम हुए और इसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके बारे में आप विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और दक्षिण के राज्य उन दिनों उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी अनेक राज्य थे। मानचित्र 2 पर गौर करें। कृष्णा नदी के उत्तर के राज्य, दक्षिण पथ के राज्य, कृष्ण नदी से दक्षिण के राज्य, सुदूर दक्षिण के राज्य और दक्षिण पथ के राज्यों में राष्ट्रकूट चालुक्य प्रमुख थे। इनके बारे में आप समझ चुके हैं। सुदूर दक्षिण के राज्यों में चोल, चेर, पांड आदि प्रमुख थे। आधुनिक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड राज था। आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का शासन था। एक नया शहर जिसे राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया,
वहाँ से गंगा का पानी लेकर के अपने नए नगर में इस पानी को रखा। ये शहर के नाम से जाना जाता। इसका अर्थ था कि चोल शासक का नया जो गंगा को लेकर के आया था, अर्थात जिसने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। धीरे धीरे पल्लव वंश के शासक अपने अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर अपने को दक्षिण में सबसे शक्तिशाली बना लिया। लेकिन साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में विजयालय था। उसने तंजौर को जीत करके अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य का शासक घोषित किया। चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा राज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र चोल था। राज प्रथम एक कुशल सेना संचालक था और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। राज दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अरबों के आधिपत्य से परिचित था, अतः वो एक सामुदायिक विजय के लिए निकला। उसने श्रीलंका और मालदीव नामक द्वीपों पर आक्रमण जम करके अरबों के आधिपत्य को चुनौती दी। राज का पुत्र राजेंद्र अपने पिता से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने एक विशाल जल सेना का गठन किया। उसके 2 युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। एक तो जिसमें उसकी सेनाएं पूर्व भारत के समुद्र तट से होकर के उड़ीसा को पार करती हुई गंगा नदी तक पहुंच गईं। राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ था। इस अभियान में उसने जल एवं थल सेना का उपयोग किया और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य के व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। चोल प्रशासन। चोल राजाओं के अनेक अभिलेखों से उनकी शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। राजा राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, फिर भी शासन कार्यों के संचालन के लिए वो अपने मंत्रिपरिषद की सलाह लेता था। उसके आदेश उसका निजी सचिव लिख लिया करता था और कुछ अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। इनमें ओले नायकम अर्थात प्रधान सचिव, पेरुंद्रम अर्थात प्रधान कर्मचारी और शिरुत्रम अर्थात निम्न कर्मचारी आदि उल्लेखनीय हैं। इस व्यवस्था से प्रतीत होता है कि चोल शासक ने सुसंगठित नागरिक सेवा अर्थात सिविल सर्विस का विकास हुआ। संपूर्ण चोल राज्य का राष्ट्र कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। प्रत्येक मंडलम कोट्टम नाडु जिला में बटा था और पुनः प्रत्येक नाडु खुर्रम में विभाजित किया गया था। मंडलम का प्रधान तो राजवंशीय होता था, लेकिन कोट्टम नाडु खुर्रम के अनेक अधिकारी व कर्मचारी होते थे। सभी अपने क्षेत्र की गतिविधियों व सूचनाएं अपने से ऊपर वाली इकाइयों को देते थे। ग्राम स्वशासन। गांव का स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। बहुत से गांव में शासन का संचालन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा न कर स्वयं गांव वालों द्वारा किया जाता था। ये 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। नंबर एक है अर्थात सब साधारण लोगों का ग्राम सभा थी। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण थे, जिन्हें हम कहा जाता था मुखिया की सभा थी। फिर है नगरम, व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। ग्राम सभा शासन कार्यों के संचालन के लिए कई समितियों का गठन करती थी, जैसे साम्राज्य प्रबंधन समिति, उपवन समिति, सिंचाई समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति आदि, लेखा जोखा समिति आदि। समिति का बरियम कहते थे। इन समितियों के माध्यम से ग्राम सभा अनेक कार्य करती थी, जैसे मंदिर, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की देखरेख, व्यापार की सुविधा के लिए राजपथों का निर्माण, मरम्मत, सिंचाई, सफाई आदि। सभा के सदस्यों का चुनाव
लॉटरी के द्वारा किया जाता था। समिति के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई। इसकी जानकारी उत्तर के अभिलेखों में मिलता है। अभिलेख तमिलनाडु के थिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि आप कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खातिर राजस्व जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता। भव्य मंदिर। अभी आपने चोल साम्राज्य एवं उसकी कुछ विशेषताओं को देखा। आप सोच रहे होंगे कि साम्राज्य के शासक अपना ज़्यादा समय युद्ध में ही बिताते होंगे, लेकिन चोल राजाओं के द्वारा कई वैभवशाली और भव्य मंदिर बनाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर एवं गंगई कोंडचोलपुरम के मंदिर प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की सुंदर प्रस्तुति है। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से इकाई 5 में पढ़ेंगे। इन मंदिरों में पूजा पाठ के साथ साथ जीवन की अन्य गतिविधियां भी चलती थीं। चोल शासक के काल में राजाओं, व्यापारियों, धन लोगों के द्वारा मंदिरों को काफ़ी मात्रा में सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न के अतिरिक्त भूमि और ग्राम दान दिए जाने लगे। इससे मंदिर के कर्मचारियों, मंदिर के लिए काम करने वाले लोगों जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इन कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले अनाज, बाद में भूमि भी दी जाने लगी। मंदिरों के द्वारा भूमि हस्तांतरण करने के कारण मंदिर की आर्थिक व्यवस्था में सामंती प्रवृत्तियों का समावेश होता गया। हस्तांतरित भूमि से अतिरिक्त कर की मांग से किसानों की परेशानी बढ़ी और इसके साथ ही केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने पर सामंती ढांचे की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत होती गई। चोल राज्यों का मंदिर सामाजिक कार्यों का केंद्र भी था। उत्सवों, धार्मिक त्योहारों पर आसपास के क्षेत्रों के लोगों के एकत्र होने का स्थान मंदिर ही था। मंदिर में ही ग्राम सभाएं अपनी बैठक किया करती थीं। मंदिर के प्रांगण में ही विद्यालय लगता था। आमतौर पर ब्राह्मण ही पढ़ते और पढ़ाते। इन्हीं विद्यालयों में पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती थी। भारत के वैसे मंदिर का पता लगाएं जहां आज भी भक्तों के द्वारा बहुमूल्य उपहार चढ़ाए जाते हैं। उपहार चढ़ाने के पीछे लोगों की क्या मंशा रहती है? कृषि और सिंचाई। चोल प्रशासन ने कृषि सिंचाई पर समुचित ध्यान दे करके अपने राज्य को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। उस समय दक्षिण भारत में कृषि योग्य भूमि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त चोल सम्राटों ने जंगलों को साफ करा करके कृषि योग्य भूमि पर्याप्त विस्तार किया था और उस समय दक्षिण भारत में सिंचाई के प्राकृतिक साधनों का अभाव था और इस समस्या का समाधान के लिए सिंचाई के अन्य कृत्रिम साधन पर काफ़ी बल दिया गया। समकालीन स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि सिंचाई के साधनों की रक्षा और विस्तार की पूर्ण कार्य के रूप में देखा जाता था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं और उस समय सिंचाई के लिए तालाब, जलाशय जिसमें जल द्वार हो और कुओं का इस्तेमाल होता था। वर्षा के जल को बड़े बड़े तालाबों में एकत्रित किया जाता था। तालाब के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह का इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था कि इस पानी से खेत
सींचे जाते थे। अटीकट शब्द अर्थात अड़ीकट शब्द तमिल के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक अरीड़ अर्थात बांध और कट्टुम अर्थात निर्माण। चोल शासकों के समय कावेरी नदी पर बनाया गया अड़ीकट कावेरी नदी के पानी की सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रथम प्रयास था। बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए बांध और फिर अड़ीकट भी होते, जो राज्य के नियंत्रण में था। अब जरा गौर करें कि सिंचाई के कार्यों में योजनाओं की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम साधनों संसाधनों को व्यवस्थित करना और इस समय पर ध्यान देना कि पानी का बंटवारा कैसा हो। ज़्यादातर शासकों एवं गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तालाबों की देखरेख करना ग्राम सभाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य था। पालवन, जैसा कि आपने देखा कि 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत अर्थात बिहार एवं बंगाल पाल वंश का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसका चयन स्वयं वो वहाँ की जनता ने किया था। गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल एवं महीपाल अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तरी भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभारने का प्रयास किया। स्मरण करें कि उनमें से कोई राजाओं ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर के इसे एक केंद्रीय सत्ता बनाने की भरपूर कोशिश की थी। संभवतः बिहार का मुंगेर इनकी राजधानी थी। पाल शासकों का काल कला, कौशल, स्थापत्य एवं शिक्षा के लिए विख्यात है। यहाँ हम उनकी मूर्ति कला, उनकी शिक्षा में दिए गए योगदान की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मूर्ति कला की विशिष्ट शैली अर्थात भारतीय कला की पूर्वी भारत की मूर्ति शैली का जन्म इस समय हुआ। नालवा, बोधगया, कुर्की हार कला के केंद्र बन गए, जहाँ प्रस्तर धातु प्रतिमाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। पालकालीन मूर्तियाँ तत्कालीन धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर बनाए गए थे और इसमें ज़्यादातर बुद्ध की मूर्तियाँ थीं। ब्राह्मण, जैन, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिलीं। पूर्वी भारत की विशिष्ट मूर्ति में काल स्लेटी रंग के कसौटी पत्थर का उपयोग किया गया। इसी शैली की मूर्तियों में मुख्यतः पृष्ठशिला पट्ट पर उकेर कर बनाई गई। प्रारंभ में मूर्तियों के प्रभा मंडल अलंकृत नहीं थे, बाद में अलंकृत प्रभा मंडल बनाए गए। साथ ही पृष्ठ शिखा को भी अभियानों से या अभिप्रायों से अलंकृत किया गया। पाल कला के अंतर्गत बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्व, तारा, तंत्र यानी बौद्ध एवं देव आदि प्रमुख हैं। ब्राह्मण देवताओं में विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश आदि की प्रतिमाएं बनी हैं। जैन मूर्तियों में लगभग सभी तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करने को मिलता है। पटना संग्रहालय में संग्रहित पालकालीन सर्वोत्तम उदाहरण में एक सारी अर्थात सारण से प्राप्त अवलोकित स्वर भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध मैत्रेय की प्रतिमाएं, मुंगेर से प्राप्त मकर मुख प्रणाल आदि प्रमुख हैं। इन्हें आप आज भी पटना संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। पाल शासकों के समय कई महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्रों की स्थापना हुई। प्रथम शासक गोपाल ने अपने शासन के दौरान उदयंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ में एक मठ विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने आज के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण करवाया था। उसी नालंदा महाविहार को भी दान दिया था। और इसी के साथ ही हमारा लेसन 2 समाप्त होता है। अब ये इस प्रश्नों के उत्तर अब आपको देने हैं, जो आप मिला के दे सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने हित में दोस्तों के साथ। जो चैनल पर पहली बार आए हैं और देख रहे हैं
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले जब भी अपलोड किया जाए। तो चलिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।